हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें जो अपना जो टॉपिक चल रहा है यूनिट थर्ड में हम पढ़ रहे हैं भाई कि जो परागण होता है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि भाई स्वपरागण होता है पादपों में, पर परागण होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई जो पर परागण होता है उनकी जो विधियाँ होती है पादपों में, मतलब जो पर परागण पाया जाता है अलग अलग विधियों के द्वारा पाया जाता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वही पर परागण की विधियां। पर परागण की विधियां, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे भाई ये दो विधियों के द्वारा होता है। मुख्य रूप से देखें तो दो विधि, एक तो होती है अजैविक विधि और सेकंड होती है भाई जैविक विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई अजैविक जो विधि होती है, इसमें हम मतलब जो अजैव घटक होते हैं उनके द्वारा होता है। अजैव घटक की बात करें कि भाई जैसे वायु के द्वारा होता है तो वो क्या कहलाता है, वायु परागण कहलाता है। दूसरा होता है भाई अजैविक घटक में भाई जल के द्वारा परागण होता है तो वो क्या कहलाता है, जल परागण कहलाता है, ठीक है। तो अजैविक जो विधि की बात करें इसके अंतर्गत दो विधियों के द्वारा क्या होता है, पर परागण होता है। एक तो वायु के द्वारा होता है, दूसरा जल के द्वारा होता है। ये तो हो गए अपने अजैविक घटक। उसके बाद जो सेकंड होते हैं जैविक घटक। जैविक घटक मतलब इसमें जीवों के द्वारा होता है भी, मतलब जो पादपों में जो पर परागण पाया जाता है वो किसके द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा होता है। अब इसमें हम बात करते हैं भाई किन किन के द्वारा होता है, कि भाई जैसे पक्षी के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है तो वो क्या कहलाता है, पक्षी परागण कहलाता है। भाई पक्षी क्या होते हैं, जीव होते हैं। इसी प्रकार कीट सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनके द्वारा जब पादपों में परागण होता है तो वो क्या होता है, कीट परागण कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पादपों में चमगादड़ के द्वारा परागण की विधि पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं चमगादड़ परागण पाया जाता है, ठीक है। चमगादड़ के अलावा और बात करें तो पाया जाता है घोंगे के द्वारा। समुद्री जीव होता है घोंगा, उसके द्वारा परागण होता है तो घोंगे द्वारा परागण कहलाता है, घोंगे द्वारा परागण होता है, ठीक है। इसके अलावा पाया जाता है भाई प्राणी परागण। प्राणी परागण मतलब कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों के द्वारा, मतलब जंतुओं के द्वारा भी पादपों में परागण पाया जाता है तो उसको हम नाम देते हैं प्राणी परागण। तो ठीक है भाई, तो दो विधि होगी अजैविक और जैविक। अजैविक में वायु परागण और जल परागण। जैविक की बात करें भाई पक्षियों के द्वारा परागण होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, प्राणियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्राणियों के द्वारा होता है, और किसके द्वारा, समुद्री जीव स्नेल या घोंगे के द्वारा भी पादपों में परागण पाया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे भाई अजैविक विधि के अंतर्गत वायु परागण के बारे में। तो अजैविक विधि में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई कौन सा, भाई वायु परागण, मतलब किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। अब इसकी बात करें तो भाई वायु के द्वारा किस प्रकार से होता है, कि जैसे बात करें ये कोई क्या है, पादप है, पत्तियां हो गई, पत्तियों के अंदर भाई पुष्प का निर्माण होता है, ठीक है। और पुष्प में क्या पाया था भाई, एंथर परागकोश पाया था। जैसे ही उसका स्फुटन होता है, मतलब परागकोश का जब स्फुटन होता है तो इसमें परागकण क्या होता है भाई, बाहर मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे पादप जिनमें वायु परागण विधि पाए थे उनमें जो परागकण होते हैं संख्या में अधिक बनते हैं, ठीक है भाई। संख्या में कैसे बनते हैं, अधिक बनते हैं। और जैसे ही यहाँ से फटने के बाद, परागकोश के फटने के बाद यहाँ से मुक्त हो जाते हैं तो पृथ्वी पर फैल जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, वेट में मतलब वजन में हल्के होते हैं। कैसे होते हैं भाई, हल्के होते हैं और चिकने होते हैं। जैसे ही हवा चलती है, ठीक है, जैसे ही हवा चलती है तो ये यहाँ से उड़ते हैं। और जैसे कोई दूसरा जो पादप होता है उनमें जो पुष्पक्रम होता है वो फीदरी होता है, पक्षमा भी होता है, ठीक है। जैसे आपने घास देखी होगी तो घास के ऊपर जैसे आपने पुष्प देखे होंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, फीदरी, ठीक है। तो जैसे ही परागकण आते हैं वायु के द्वारा, जब उड़ते हैं, हल्के चिकने तो होते हैं, उड़ते हैं, तो ये पुष्पक्रम होते हैं इनके संपर्क में आ जाते हैं और इनकी जो वर्तिकाग्र होती है यहाँ पर चिकने होने के कारण चिपक जाते हैं और हल्के होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा फिर जैसे ही
दूसरे पौधे के संपर्क में आते हैं, वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, तो फिर इनमें परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है कौन सा होता है भाई, वायु परागण। मतलब हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं भाई ये इनमें जो परागण होते हैं हल्के और चिकने होते हैं, वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। वायु के द्वारा इस प्रकार होने वाला जो परागण होता है वो क्या कहलाता है, वायु परागण कहलाता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई जब परागकणों का स्थानांतरण, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, तो इसे वायु परागण कहते हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई जो वायु परागण होते हैं जिन पादपों में, उनके जो परागण होते हैं उनकी विशेषताएं देखते हैं कि भाई क्या क्या विशेषता पाई जाती है। तो जिनमें वायु परागण होता है उन पादपों के जो पुष्प होते हैं, इनमें पुष्प रंग बिरंगे व आकर्षक नहीं होते हैं, रंग बिरंगे व आकर्षक नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें कोई सुगंध नहीं पाई जाती है, इनमें भी कोई सुगंध भी नहीं पाई जाती है। परागकणों की बात कर रहे हैं, परागकणों में सुगंध नहीं पाई जाती है। इनमें मकरंद का निर्माण नहीं होता है, इनमें मकरंद का निर्माण नहीं होता है। इनमें परागकणों का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है, इनमें परागकणों का निर्माण अधिक संख्या में होता है। ठीक है भाई। जो पादप होते हैं, वायु जो परागित जो पादप होते हैं उनमें जो परागकण बनते हैं कैसे होते हैं, संख्या में अधिक बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो बताया था कि इनमें जो परागकण होते हैं कैसे होते हैं, हल्के होते हैं वजन में और कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। तो इनमें परागकण हल्के व चिकने होते हैं। ठीक है, जिससे कि ये वायु में आसानी से उड़ सके या स्थानांतरित हो सके, जिससे ये वायु में आसानी से उड़ सके। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं भाई जो वायु परागित जो पादप होते हैं उनमें कि भाई वायु परागित पौधों में, वायु परागित पौधों में पतझड़ के तुरंत बाद ही, पतझड़ के तुरंत बाद ही पुष्पक्रम विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इनमें पुष्पों में परागण भी नई पत्तियों के विकसित होने से पहले ही उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि पत्तियों के विकसित होने के बाद
पत्तियों के विकसित होने के बाद ये परागकणों के आवागमन को बाधित करती हैं। ठीक है भाई। अब जैसे को बात करें कि ये कोई क्या है, वही वायु परागित पौधा है। ठीक है। अब इसमें जैसी पतझड़ होगा तो मतलब पत्तियां झड़ जाती हैं। पतझड़ में भी क्या होगा, पत्तियां झड़ जाती है। उसके बाद तुरंत क्या होता है, पत्तियां झड़ने के बाद इसमें पुष्पक्रम विकसित हो जाता है। ठीक है। अब इनमें जो नई जो पत्तियां आती हैं भाई, नई पत्तियों के विकसित होने से पहले ही ये क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब जो नई दोबारा जो पत्तियां आती है उससे पहले इसमें पुष्पक्रम का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब पुष्पक्रम का पहले ही निर्माण होता है, क्यों? क्योंकि जब परागकण उड़कर आते हैं तो यहाँ पर चिपक जाते हैं। यदि हम बात करें जैसे कि पुष्पक्रम विकसित हुआ, उससे पहले ही क्या पत्तियां जब विकसित हो जाएंगी भाई, पत्तियों का निर्माण हो गया, तो जैसे ही परागकण आएंगे तो ये पत्तियां परागकणों को आने से, वर्तिकाग्र पर आने से रोक लेती हैं, जिसके कारण परागकण की जो क्रिया होती है पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं हो पाती। इस कारण पत्तियों के विकसित होने से पहले ही पुष्पक्रम विकसित हो जाता है, इस पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। यदि भाई इसमें पत्तियां पहले जब विकसित हो जाएंगी तो जो परागकण आएंगे उनको, ये परागकण को पत्तियां रोक लेती हैं और परागकण क्रिया नहीं हो पाएगी। इसी कारण हमने ये लिखा है कि पतझड़ के तुरंत बाद इसमें पुष्पक्रम विकसित हो जाता है और ये जो नई पत्तियां आती हैं उससे पहले इसमें क्या होता है, परागकण की क्रिया होती है। यदि पत्तियां विकसित हो जाती हैं तो ये परागकणों के आने को क्या कर लेती है, बाधित कर लेती है, हम कह सकते हैं रोक लेती है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर और पाया जाता है जो वायु परागित पादपों में, कि जिन शाकीय पौधों में वायु परागण होता है, जिन शाकीय पौधों में वायु परागण होता है उनमें पुष्पक्रम पत्तियों से बहुत ऊपर पाया जाता है, जिससे कि पौधों में वायु परागण आसानी से हो सके। ठीक है भाई। अब जैसे कुछ पादप ऐसे भी होते हैं शाकीय पादप हो गए, इनमें जो पुष्पन होता है, सामान्य जो पादप होते हैं इनसे बहुत ऊंचा पाया जाता है। जैसे बात करें, आपने देखा होगा भाई आसपास घास होती है, घास की पत्तियां विसर्पी होती हैं, मतलब फैली हुई रहती हैं, इनके ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, इनका जो पुष्पक्रम पाया जाता है। तो जैसे ही अन्य पादप से तो जो परागकण आएंगे, हवा चलेगी तो वो इन पुष्पक्रम से आसानी से चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि भाई कुछ जो शाकीय पादप होते हैं उनमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है पत्तियों से क्या होता है, लंबा होता है या ऊंचा होता है, जिससे कि इसमें परागकण आसानी से चिपक जाते हैं और वायु परागण हो जाता है। ठीक है। अब जैसे वायु परागित पादपों की बात करें भाई, कौन से होते हैं, जैसे वायु परागित पुष्प, जैसे भाई गेहूं की बात करें, शाकीय पादप, जई आदि में जो वर्तिकाग्र पाया जाता है, जई आदि में वर्तिकाग्र जो होता है कैसा होता है भाई, पक्षमाभी या रोमयुक्त होता है, ठीक है। अब जैसे बात करें भाई जो पुष्पक्रम होता है इनका कैसे होता है, इस पर पक्षमाभ कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, रोम जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे इसमें परागकण होगा वो आसानी से इन पर क्या होते हैं, आसानी से आकर चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, जई में पाया जाता है, और सबसे जो अच्छा उदाहरण देखते हैं हम, घास जो पाई जाती है उसमें उस प्रकार का ही पाया जाता है, कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है पत्तियों के पास, उसका पुष्पक्रम होता है, उनमें परागकण आसानी से आकर चिपक जाते हैं। तो पक्षमाभी व रोमयुक्त होता है, जिसके कारण इनमें
मतलब पक्षमाप होने के कारण, जिसके कारण इनमें परागकण आकर फंस जाते हैं, ठीक है, और परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है पर परागण की विधि के अंतर्गत अपनी वायु परागण विधि।